अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एक तरफ रोटी के मोहताज गरीब अवाम, दूसरी तरफ काला धन सफेद करने की पॉलिसी। अवाम से निवाला छीनने और उमरा के पेट नोटों से भरने के फैसले कौन कर रहा है? क्या जनरल राहील और जस्टिस तसद्दुक जिलानी अपने बॉसेस की पॉलिसियों को जारी रखेंगे? क्या तालिबान मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं? टंडोलकर के बजाय मिसबाउल हक की तारीफ का मशवरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं, उनकी जिंदगियां मुश्किल हो गई हैं और 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ लाहौर में जो नवाज शरीफ का घर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहां पर वो धरना देंगी। एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि यही वो अवाम के मसाइल हैं जिन पर सियासी जमातों को सबसे पहले फोकियत और तरजीह देनी चाहिए थी। दूसरे मसाइल भी अहम है, लेकिन बड़ा मसला इस वक्त अवाम के लिए महंगाई है और गालबन ये सही सिम्त में अब जा रही है। तहरीक इंसाफ उन मसाइल के हवाले से पॉलिटिक्स हो रही है, उन मसाइल की निशानदेही की जा रही है जिनसे पाकिस्तान के अवाम रोजाना जिनका सामना करते हैं, और उनके हल के लिए ना कोई धरना हुआ और उनके हल के लिए ना कोई असम्बलियों से इससे पहले बाइकआउट हुआ। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस वक्त आटा, चीनी, तेल, पेट्रोल कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। हुकूमत इन चीज़ों की कीमतों को कम करने की बजाय जो बड़े बड़े सरमायादार जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिनके पास काला धन है, उनको रियायत देने की बात कर रही है कि वो कुछ पैसे देकर तो उनका जो सारे का सारा काला धन है उसको वाइट कर दिया जाए। असद उमर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से और महंगाई के खिलाफ धरने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब असद उमर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है तहरीक इंसाफ ने 22 दिसंबर को, ये सिर्फ एक दिन के लिए एहतजाज होगा या इसको तहरीक इंसाफ सोच रही है कि आगे लेकर चलेगी जब तक कीमतें कम ना हो? ये बिल्कुल सिर्फ एक दिन के एहतजाज की बात नहीं है। समी साहब, आपने अच्छा सवाल पूछा। हम लोग जो हैं इसके ऊपर आवाज़ तो उठाते रहे हैं। जिस दिन बजट हुकूमत लेके आई थी उस दिन मुझे याद है मैं खुद टेलीविजन पे था उस दिन रात को, और जितने भी प्रोग्राम्स हुए उसमें सब में हमने ये बात की कि ये एक महंगाई का बजट है, अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। उसके बाद असेंबली के अंदर मैंने तकरीर की, रुपए को जिस तरीके से डिवैल्यू कराया गया डॉलर के बनिस्बत, उसकी बात की मैंने। जिस तरीके से नोट छाप छाप में महंगाई की जा रही है उसकी बात की। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो अभी तक हम करते जा रहे हैं, इसका हुकूमत के ऊपर ये असर, बिजली की कीमतें दुगनी कर दी गई तो हुकूमत पे असर नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में ज़रूरत ये है कि इस महंगाई के ख़ास तौर पे जिक्र जो है वो इस तरीके से किया जाए, इस ज़ोर से किया जाए कि हुकूमत को ये महसूस हो कि अवाम ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और ये एक अवाम दुश्मन जो मईशत की पॉलिसियाँ हुकूमत ने अपनाई हैं, जो IMF के साथ माहदा किया है, उसके जब तक हुकूमत अपने फैसले वापस लेना नहीं शुरू कर देती उस वक्त तक इन एहतजाजों को रुकना नहीं चाहिए। अच्छा उमर साहब, ये जो महंगाई है इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं यकीनन जिनका ताल्लुक बैनुल अक़वामी कीमतों से होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनमें खाने पीने की अशिया शामिल हैं वो उनकी कीमतों में क्यों इजाफा हुआ? आपका क्या ख्याल है कि ये कोई मैकेनिज्म की कमी थी या खुद हुकूमत ने कुछ लोगों को ये मौका दिया कि वो मुनाफा कमा ले? सभी साहब, 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई फैल रही है पिछले 6 माह के अंदर। और महंगाई का पहले तो सिर्फ अगर मैं आपको बता दूं कि जब ये हुकूमत आई थी तो तकरीबन 5% से ज़रा सा ज़्यादा अफरात ज़र था, और अभी जो नवंबर के आपको अगले हफ्ते आदाद शुमार नज़र आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि महंगाई 10% से ज़्यादा जा पहुँच चुकी है। अफरात ज़र 10% से ऊपर चला गया, यानी सिर्फ 6 माह के अरसे के अंदर इस हुकूमत ने महंगाई को दुगना कर दिया है। इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस कहा जाता है, यानी वो चीज़ें जिनकी कीमत जो है हुकूमत कंट्रोल करती है। सबसे बड़ा इजाफा तो उसके अंदर बिजली की कीमत जो दुगनी कर दी गई, बिल्कुल जिसके बिला जवाज अपनी कोताहियों, करप्शन और चोरी का पैसा जो है अवाम से वसूल करने के लिए बिजली की कीमत दुगनी की गई, गैस की कीमत बढ़ा दी गई। दूसरा काम जो किया गया, IMF के माहदे के तहत, माहदा होने से पहले जिसको प्रायर कंडीशन कहा जाता है, स्टेट बैंक से इंटरवेंशन मार्केट के अंदर करा के रुपए की कीमत को गिरवाया गया। रुपए की कीमत जब गिरती है तो तमाम पाकिस्तान में चीज़ जो बरामद होती हैं, और आपको पता है पेट्रोल पाकिस्तान का दरामद किया जाता है मुल्क के अंदर, हर चीज़ उससे महंगी होती है। और तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा
पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें पूरे साल के अंदर बदतरीन साल जो पिछली हुकूमत के गुजरे हैं उसमें साल में 500 सवा 500 अरब रुपए के नोट छापे जाते थे। इस हुकूमत ने इस साल के रवा साल जो चल रहा है माली साल, उसके पहले 4 माह के अंदर 847 अरब रुपए के नोट छापे हैं। ये 3 हुकूमती इकदामात हैं जिसकी वजह से अफरात-ए-जर जो है वो दुगने से ज्यादा हो गया है। यानी सिर्फ महंगाई हो नहीं गई है, मुल्क में महंगाई की गई है। अच्छा असद साहब, आपने जो पहले सवाल के जवाब में कहा था कि आप सिर्फ एक दिन का एहतजाज नहीं करेंगे, तो जो आप एहतजाज कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें हुकूमत के असर में हैं उनकी कीमतों में आप कमी की डिमांड करेंगे, मसलन जैसे बिजली है? बिल्कुल जी, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, हुकूमत की अपनी आप दस्तावेज देख लें जो उन्होंने एनर्जी पॉलिसी का जब अनाउंस किया था तो उसके अंदर खुद कहा हुआ है कि अगर बिजली का निज़ाम ठीक हो जाए तो 10 रुपए से कम का 1 यूनिट होना चाहिए। यानी बिजली की कीमत जो है वो तो 10 रुपए यूनिट की है। जो 16 रुपए और 18 रुपए का आपसे बिल इस वक्त लिया जा रहा है, वो जो बाकी 6 और 8 रुपए है वो किस चीज़ के हैं? वो बिजली के लिए तो नहीं है, वो करप्शन का पैसा है, वो नाअहली का पैसा है, वो बिल ना लेने कलेक्ट ना करने का पैसा है। इनका बोझ अवाम पर डालना और जो आपको इकदामात करने चाहिए इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए उनको ना करना, ऊपर से आप देखें टैक्स आप इकट्ठा नहीं करते हैं तो आप कह रहे हैं जी मैं क्या करूं, मैं हुकूमत तो नोट छापने पड़ रहे हैं तो कीमतें नहीं बढ़ाएंगी तो क्या करेंगे? भाईजान आप जाके टैक्स वसूल करें उन लोगों से जो टैक्स जिनको देना चाहिए और टैक्स चोरी करें। हुकूमत ने आज कल क्या ऐलान किया है? ये तमाम टैक्स चोरों के लिए एक नई स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। समी साहब, ये पिछले 2 साल में तीसरी दफा पाकिस्तान के टैक्स चोरों के लिए स्कीम लाई गई है कि जो आदमी सच्चे दयानत से टैक्स देता है उसको हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम बेवकूफ हो, तुम जाहिल हो कि तुम टैक्स देते हो, तुम्हें भी टैक्स चोरी करनी चाहिए ताकि हर 6-8 महीने साल के बाद जो स्कीम आती है तुम भी उससे फायदा उठाओ। अच्छा असद साहब, एक बड़ा सवाल, ये बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस भी किया, तहरीक इंसाफ की ये जो डिमांड है ये भी एक अवाम के दिल की आवाज़ है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, लेकिन एक सूबा है KPK जिसमें आपकी हुकूमत है। अगर हम वहाँ पर देखते हैं तो जो रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें हैं जिनमें सब्जियाँ शामिल हैं, वो उनकी कीमतें दूसरे सूबों की तरह उस सूबे में भी बड़ी आसमान पर चली गई, वहाँ पर भी कंट्रोल नहीं किया जा सका। देखिए ये समी साहब अच्छा आपने सवाल देखे, पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बॉर्डर खुले हुए एक दूसरे से। अगर सब्जी जो है वो टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो हो जाएगा इस्लामाबाद के अंदर, तो ये आप मत समझें कि गुजरांवाला के अंदर और चारसदे के अंदर सस्ता टमाटर बिक सकेगा, क्योंकि वो टमाटर तो इस्लामाबाद की तरफ आ जाएगा। जो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं जिनको मैंने अभी जिनका जिक्र किया था उनको आप देखें, ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। डॉलर की कीमत क्या होगी, पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की और गैस की कीमत क्या होगी, और हुकूमत जो है वो टैक्स इकट्ठा करके अपनी जरूरियात पूरी करेगी या नोट छाप के या कर्जे लेकर करेगी। ये वफाकी हुकूमत के जुमरे में आते हैं, और जब तक वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं करती तो ना सिंध की हुकूमत, ना बलोचिस्तान, ना पंजाब, ना खैबर पख्तूनख्वा, कोई भी बजाते खुद महंगाई पे काबू नहीं पा सकता। लेकिन इसमें असद उमर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो एक चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं उस पर कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म होता है वो किसी सूबे में नज़र नहीं आता, KPK में भी वो नज़र नहीं आता कि कोई फैक्ट या कोई फिगर हुकूमत दे सके कि कितना नाजायज़ मुनाफाखोरों को सज़ा दी गई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस हवाले से कोई हौसला अफजा फिगर नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत की रियासत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इंतज़ामी जो उसकी ताकत है वो कमज़ोर होती गई है, हर लिहाज से कमज़ोर होती गई है, और प्राइस कंट्रोल के अंदर भी है। लेकिन समी साहब, आजकल की जो 21वीं सदी की मईशत है ना, उसके अंदर ये रियासती इकदामात से इन चीज़ों को कंट्रोल करना, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, वो बहुत मुश्किल होता है। ये मार्केट इकॉनमी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आजकल जदीद टेक्निक्स अवेलेबल है। आप जब तक वो बड़े बड़े फैसले सही नहीं करेंगे तो ये छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आप काबू नहीं पा सकेंगे कीमतों के ऊपर। असद उमर साहब हमारे साथ ही रहिए, असद उमर के साथ गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे अहम मसले पर, नेटो सप्लाईज का मसला। उस पर धरने भी जारी हैं, लेकिन आज ऑयल टैंकर पाकिस्तान एसोसिएशन ने यह कहा है तहरीक इंसाफ को कि 3 दिन के अंदर अंदर सप्लाई बहाल कर दी जाए, वगरना KPK को तेल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ वो अदालत में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे असद उमर साहब के साथ, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जो हुकूमत है नवाज शरीफ की वो अमेरिका से मुख मुका करके आ गई है। उनका यह भी कहना था कि जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं ऐसा लगता है जैसे वो पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जैसे वो उनके नुमाइंदे हैं। लेकिन जो दूसरी डेवलपमेंट है नेटो सप्लाईज के हवाले से वो ये है कि ऑयल पाकिस्तान टैंकर एसोसिएशन ने बड़ा सख्त अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि उनका रोजगार बड़े शदीद तरीके से मुतासर हो रहा है और नेटो सप्लाईज को अगर नहीं खोला गया तो वो 3 दिनों में केपीके को तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। असद उमर साहब, ये जो नेटो सप्लाईज के हवाले से आपके धरने जारी हैं और ये ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से भी ये बात आई है, ये बयान कीजिएगा कि कब तक आप धरना जारी रखेंगे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि आप जो वफाकी हुकूमत की डोमेन है उसमें आप सीधी जाके मुदाखलत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो समी साहब यहीं से शुरू करें जो आपका आखिरी हिस्सा है सवाल का कि वफाकी हुकूमत का इसके अंदर रोल क्या है। हमारी वफाकी हुकूमत हमारी कौम को बता क्या रही है? हमारी वफाकी हुकूमत कौम को ये बता रही है कि ड्रोन हमले जो हैं वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल कर रहे हैं। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये ड्रोन हमला जो है ये पाकिस्तान में किसी शख्स के ऊपर नहीं लेकिन एक पीस प्रोसेस के ऊपर ड्रोन हमला है, एक अमन मुआहदे के ऊपर का जो प्रोसेस था उसके ऊपर एक हमला है। बैनुल अक़वामी कानून की ये खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है ये वॉर क्राइम के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट अपनी जजमेंट में कह रहा है कि ये वॉर क्राइम के मुतरादिफ है और वफाकी हुकूमत को रोकना चाहिए। ये सब करने के बाद वफाकी हुकूमत कर क्या रही है? सिवाय बयानात के आपको कुछ नजर आ रहा है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक इतना बड़ा इशू जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल हो रही है, उस पे सन्नाटा क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं नजर आता? या तो अवाम की नजरों में नजरें डाल के बताएं कि हमने ये इजाजत दी है और हमारी इजाजत से हो रहा है, तो फिर हम उनके साथ बात करेंगे। जब ऐसी हालात क्रिएट किए जाएंगे, जब ऐसे हालात होंगे, मुल्क के अंदर गुस्सा भी होगा, खास तौर पे वो सूबा जो बड़ा रास्त एड्रेस इससे इफेक्ट हो रहा है और अब तो हंगू के अंदर डायरेक्टली अटैक भी हो गया ड्रोन का, तो फिर ये इस किस्म की पेचीदगियां आएंगी। ये हम करना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं। और इसीलिए अगर आपको याद हो, जिस दिन पहले दिन मैं उस दिन अस्पताल में था समी साहब, नवाज शरीफ साहब अभी वजीर आजम बने नहीं थे, इलेक्शन के फौरन बाद इमरान खान साहब के पास इयादत के लिए आए थे। इमरान खान ने उस दिन कहा था इस इशू पे आपके और हमारे मौक़िफ़ में फर्क नहीं है, आप लीड लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपने देखा पार्लियामेंट में चौधरी निसार ने स्टेटमेंट दिया, इमरान खान ने स्पीच की, उसके बाद तारीफ की उनके मौक़िफ़ की और कहा कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अब भी यही चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लीडरशिप ले। कौम जो चाहती है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार इज्जतदार मुल्क नजर आए, वो उसके लिए खड़े हो, हम उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। ना ये बहस होगी, ना ऑयल टैंकर वाले को किसी को बयान देना पड़ेगा, ना और कोई पेचीदगी पैदा होगी। अच्छा असद उमर साहब, इस पर कमेंट कीजिएगा कि अब जो 2 ड्रोन हमले हुए उनमें जो मरने वाले हैं उनकी डिटेल सामने आई। हक्कानी ग्रुप के लोग थे जो पाक्तिया और खोस्त में उनके सरबराह थे, और अब जो रात हमला हुआ उसमें वो लोग थे जो GHQ पर हमलों में मुलव्वस थे, जो फैसल बेस पर हमलों में मुलव्वस थे। तो अगर उन लोगों को ड्रोन हमलों के जरिए मारा जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते रहे या दूसरे ममालिक में करते हैं, तो इसको पाकिस्तान की सलामती पर हमला कैसे तस्वुर किया जा सकता है? सर, वो जो लोग मारे जा रहे हैं उनके मारे जाने के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किसी ने दहशतगर्दी की है तो उसके साथ उसका यही अंजाम होना चाहिए। सवाल ये नहीं है। सवाल समी साहब ये पैदा होता है कि ये फैसला कौन करेगा कि किस शख्स को कहां पे किस वक्त हलाक किया जा सकता है। क्या कोई जी शोर कौम ये फैसला किसी और कौम के हाथ में दे सकती है? क्या ये अमेरिका के हाथ में फैसला होना चाहिए कि समी इब्राहिम साहब या असद उमर साहब जो है वो मौत के हकदार हैं या नहीं है? क्या ये फैसला अमेरिका के हाथ में होना चाहिए कि ड्रोन जो है वो वजीरिस्तान में गिरे या हंगू में गिरे या लाहौर या इस्लामाबाद में गिरे? इसीलिए हम समझाते हैं, अगर आपने ये बात मान ली, अगर आपने बहैसियत कौम इसको तस्लीम कर लिया कि अगर अमेरिका जिसको समझता है खराब आदमी, हो सकता है हम भी उसको खराब समझते हो, हमें यह भी पता है कि ऐसे सैकड़ों लोग मरे जिसको हम खराब नहीं समझते, जो अमेरिका के अपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि बेगुनाह शहरी मारे गए हैं। कल अगर हिंदुस्तान ने ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए पाकिस्तान के ऊपर, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके नाम लेके हिंदुस्तान कहती है कि वो दहशतगर्द हैं। क्या आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि क्योंकि वो दहशतगर्द करार दिए गए हैं इसलिए हिंदुस्तान उनके ऊपर ड्रोन हमला कर दे?
कुछ सोचना चाहिए हमें बहैसियत कौम। उन लोगों के खिलाफ जरूर जिद्दोजहद करें। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 9 साल से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, 9 साल ड्रोन अटैक होने के बाद अभी तक हक्कानी नेटवर्क क्यों है? अभी तक दहशतगर्द यहां पे क्यों फिर रहे? तो अगर ये ड्रोन की इतनी कामयाब पॉलिसी होती तो 9 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता। हमारे ख्याल में भी कोई बैनुल अक़वामी, कोई गैर मुल्की दहशतगर्द को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और किसी पाकिस्तानी को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद करे या किसी और गैर मुल्क के अंदर जाके तशद्दुद करे। हमें इस बात को मानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी सिस्टम है, तमाम सिस्टम ने, पूरी पार्लियामेंट में मौजूद पार्टीज ने एक फैसला किया कि एक हम डायलॉग को प्रोसेस करेंगे। उस डायलॉग के प्रोसेस के नतीजे में जो आप चीजें हासिल करना चाहते हैं, जाहिर है उनमें से एक चीज ये जरूर होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी गैर मुल्क के खिलाफ। आपने 9 साल जो काम किया वो कामयाब नहीं हो सका, 2,500 लोग मार दिए, अभी तक आप मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। क्या 9 साल आप ये और ट्राई करना चाहते हैं, या जो पाकिस्तान की खुद मुख्तार पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेटिव्स ने फैसला किया था उस मुआहदे की बुनियाद के ऊपर, उस एपीसी की बुनियाद के ऊपर, क्या हमें हल उसमें ढूंढना चाहिए? अच्छा, ये सवाल है। वक्त कम है, मुख्तसरन सिर्फ ये जवाब दीजिए, अब इस सारी सूरत हाल में एक मुत्तफिका पॉलिसी बनाने के लिए क्या, क्योंकि नए आर्मी चीफ भी आ गए हैं, क्या आप नई एपीसी में जाएंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, अगर हमें अपनी जो एपीसी के अंदर हमने फैसला किया था, अगर कोई ऐसी मौरूजी हालात पैदा हुए हैं कि हमें उस फैसले पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, तो 2 ही फॉरम हमारे ख्याल में उसके लिए मुनासिब बनते हैं। या तो पार्लियामेंट के अंदर आके वापस इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो हैं उनको मौका मिले कि वो अपना इज़हार ख्याल कर सके, या एक दोबारा एक ख़ास तौर पे एक एपीसी बुलाई जाए इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि दोबारा तमाम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप जो है, सारी सियासी पार्टी जो है, वो मिलकर मुत्तफ़क़ के राय से एक फैसला कर सके जैसे पहले हुआ था, और हुकूमत के हाथ मजबूत किए जा सके कि वो इस पाकिस्तान के मुश्किल तरीन मसले और इस संगीन चैलेंज का हल ढूंढने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, जिनका ये कहना था कि जो ड्रोन हमले हैं उसके बारे में वजीर दाखिला ये बयान दे चुके हैं पार्लियामेंट में कि ये पीस प्रोसेस पर हमले हुए थे। 9 साल से जारी हैं ये ड्रोन हमले और कोई इनका नतीजा नहीं निकल सका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोई कामयाबी इन ड्रोन हमलों की वजह से हासिल नहीं हो सकी, और जो लोग ऐसे हैं जो इन ड्रोन हमलों का शिकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर या पाकिस्तान के मासूम लोगों को कत्ल किया, तो उनकी हलाकत पर तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है उस पर किसी तरह भी कोई आंच ना आए, और अगर कोई मारूजी हालात ऐसे हैं जिनमें एक नई एपीसी की जरूरत है तो उनकी जमात उसको सपोर्ट करेगी। नाजरीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज नए आर्मी चीफ ने फौज की कमांड संभाली है, वो किस तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यूटी में लेके चलेंगे, और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने भी अज़ खुद नोटिस ले लिया है, और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये जो अज़ खुद नोटिस का इरा है ये नए चीफ जस्टिस के आने के बाद भी जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान फौज के नए सरबराह जनरल राहील शरीफ ने आज कमांड संभाली। बड़ी पुरवकार तकरीब थी जिसमें उन्हें जो छड़ी थी कमांड की वो उन्होंने हासिल की, और उसके बाद उन्होंने जो वजीर दिफा वहाँ पर मौजूद थे उनसे जाकर मुसाफा किया, और मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी अलामत है इस बात की कि कंटिन्यूटी होगी, फौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, और जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो लीड रोल में रहेगी। गोया जो इरा जनरल क़यानी के आने से शुरू हुआ वो जारी रहेगा। दूसरी जानिब जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने अज़ खुद नोटिस लिया, पहला अज़ खुद नोटिस उनका, क्योंकि लाहौर जेल में कैदियों के खाने में छिपकली बरामद हुई, उन्होंने अज़ खुद नोटिस ले लिया। बहुत सारे मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये एक इस बात की अलामत है, इस बात की निशानदेही है कि जो अज़ खुद नोटिस का सिलसिला है आने वाले दिनों में वो ख़त्म नहीं होगा, और फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी का ये बयान कि कोई ये मत समझे कि उनके जाने से जान छूट जाएगी। उनका कहने का मतलब ये था कि एग्जेक्टिव पर जो प्रेशर है अदलिया की जानिब से वो जारी रहेगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने एक और ड्रोन हमला किया नए आर्मी चीफ के ऐलान के होने के साथ ही।
ये भी कुछ लोगों का कहना है कि इस बात की निशानदेही है कि ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। और फिर आज जो बहुत सारी ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी मसनूआत में इजाफे की भी बात की गई, ओगरा ने तजवीज़ किया, तो जिस पर मुबस्सरीन का यह भी कहना है कि शायद जो महंगाई का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। तो आज हम बात करेंगे जनाब नज़ीर नाजी साहब से और औरिया मकबूल जान से कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यूटी है, तो जो एक नई सुबह की बात है वो कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब नज़ीर नाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजी साहब बयान कीजिएगा कि ये जो मुख्तसरन जिक्र किया, आप ये किस तरह से देखते हैं राहील शरीफ साहब की जो तकर्री है और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, लोग ये समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बड़ी कंटिन्यूटी होगी उसमें। जी मेरे लिए तो बड़ी खबर यही है कि बड़े स्मूथ तरीके से, और वो कियानी साहब अपना पूरा टेन्योर जितना जो कर रहा था उनका इजाफे के साथ उसे पूरा करके गए हैं, और नए जो चीफ आए हैं वो भी रूटीन के मुताबिक आए हैं। पाकिस्तान में तब्दीली का रूटीन के मुताबिक होना ये बड़ी खबर है मेरे नजदीक। नाजी साहब ये बयान कीजिएगा कि जो पूरी दुनिया का प्रेस है वो राहील शरीफ साहब को एक मॉडरेट जनरल तस्वुर करते हैं, और वो कहते हैं कि वो जो डॉक्ट्रिन थी जिसमें ये कहा गया कि दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के लिए इंडिया से भी बड़ा खतरा है, उसके खालिकों में से उनका शुमार होता है। तो ये बयान कीजिएगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो अब जंग है ये किस सिमत जाएगी। क्या आप देखते हैं मुज़ाकरात होंगे या कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन? जी मुज़ाकरात तो फौजियों का काम नहीं है, ना फौज ये काम करती है और ना ही इसे करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात होते हैं ना बागियों के साथ मुज़ाकरात, वो तो एक तरह की पीछे हटना होता है, और फौज लड़ाई में पीछे नहीं हटा करती, ये आगे ही बढ़ेंगे। ये है कि सियासी हुकूमत मुज़ाकरात की कोशिश करती रहे, फौज को ये नहीं करना चाहिए, और मेरा ख्याल है फौज नहीं करेगी। नाजी साहब हमारे साथ ही रहिए, औरिया मकबूल भी हमारे साथ हैं। औरिया मकबूल साहब आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो पहला आज खुद नोटिस लिया है जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आज चीफ जस्टिस साहब ने बयान दिया कि ये मत समझा जाए उनके जाने से जान छूट जाएगी, कुछ सही लगता है? देखिए जो जुडिशियल ओवरव्यू का जो तस्वर है ये बड़ा मजबूत तस्वर है, और एक जस्टिस मार्शल होते थे जिन्होंने पहली दफ़ा ये तस्वर जो है अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने लफ्ज़ वॉइड ईजाद किया था। उनका मशहूर केस था मरबरी वर्सेस मैडिसन, और ये तस्वर तकरीबन 70 साल तक अमेरिका के ऊपर छाया रहा है। वो कहते ये थे कि बाज़ दफ़ा कांग्रेस और उसकी सारी की सारी विजडम भी जो है उसको भी ज़रूरत पड़ती है कि जुडिशियल ओवरसाइट हो, क्योंकि पब्लिक जो है उसको सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। ये जो सुमोटो का इख्तियार है ये बुनियादी तौर पर अदालत ने जब लिया है पब्लिक सेंटीमेंट्स की बुनियाद पर, और उस पब्लिक सेंटीमेंट्स की बुनियाद पर उसमें मीडिया ने रोज़ उसको गुफ्तगू किया है, ज़ेरे बहस लाया है। और ये मत भूलें कि अदालत जब एक इख्तियार ले लेती है ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होता जब अदालत खुद न कहे कि हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट पे आते हैं। जब उन्होंने किया था तो अदालत कुछ जजों ने खड़े होकर कहा था कि हम आप जुडिशियल रिस्ट्रेंट करते हैं, क्योंकि ये सियासतदान भी मैच्योर हो गए हैं, हमारा सिस्टम भी मैच्योर हो गया। ना हमारा सिस्टम मैच्योर हुआ है, ना हमारे सियासतदान मैच्योर हुए हैं, ना हमारी बाकी चीज़ें मैच्योर हुए हैं। ये रहेगा कभी भी। और पाकिस्तान में एक और बात बताऊँ आपको, कोई भी अदारा जब अपने इख्तियारात हासिल कर लेता है किसी न किसी तौर पर, घर ले लेता है, तो वापस नहीं किया करता। अच्छा नाजी साहब ये बताइए कि अदालतें अवामी सेंटिमेंट के मुताबिक फैसला उनको करना चाहिए, या अदालतें तो कानून और आइन के तहत पाबंद नहीं होती, अपने फैसले उसी के तहत देने होते हैं उन्हें? जी मैं तो यहाँ भी वही अर्ज करूँगा कि हमारे यहाँ चूंकि मामूल के मुताबिक नहीं रही थी चीज़ें, इसलिए अब वो जो रिएक्शन आ रहा है वो गैर मामूली नजर आ रहा है। मोमन अदालतें अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, और जब कोई इंतज़ामिया उन्हें पामाल करना शुरू कर दे तो उसका नतीजा ये होता है कि अदालतें खामोश बैठी हैं। तो अब अदालतें खामोश नहीं रह गई, वो अपने काम की तरफ वापस आ गई हैं। ये कुछ अर्सा हमें मालूम होगा कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जब ये प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर सब कुछ मामूल के मुताबिक होगा, क्योंकि अदालती फैसले भारत में बड़े वो खबरें नहीं बनते, हमारे यहाँ बनते हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ होते नहीं थे पहले।
नाजी साहब, इस पर कमेंट कीजिए। बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि दर हकीकत नवाज शरीफ साहब की जो असल हुकूमती फैसले हैं वो 12 दिसंबर के बाद आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे फैसले रुके हुए हैं। अदालत की जानिब से भी कुछ शक है कि कुछ किस्म का फैसला आ जाएगा। आप बयान कीजिए कि जो सिविल मिलिट्री और सिविल जुडिशरी के रिलेशनशिप हैं, आप किस तरह देखते हैं मुस्तकबिल में? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आदि नहीं हैं मुख्तलिफ इदारों की बालादस्ती के। वो सिर्फ पार्लियामेंट को और हुकूमत को ही बुरा समझते हैं, क्योंकि नुमाइंदा भी होती है वहाँ के, उसने राइट लिया होता है, मैंडेट लिया होता है। और ये जो है इस वक्त का सिलसिला, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल तब्दीली आएगी, क्योंकि इंतजामिया की क्रेडिबिलिटी और इंतजामिया की बदनवानी, इंतजामिया के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल, ये इतना हो चुका है ज्यादा कि अब उसका नोटिस नहीं लेगी तो अवाम के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अभी जो अपना रोल कर रही है वो उसे करना चाहिए, तब तक पार्लियामेंट आगे बढ़कर अपना इख्तियार नहीं कर लेती। नाजी साहब हमारे साथ रही है। औरिया मकबूल जान, ये बयान कीजिएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी पर जो एक प्रेशर है अदलिया का, ये बयान कीजिएगा कि ये किस हद तक ये अब आगे रहेगा, और फिर क्या आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में ये टेंडेंसी आएगी कि वो भी अपने मामलात को दुरुस्त करे ताकि अदलिया की इंटरवेंशन खत्म हो? देखिए, ब्यूरोक्रेसी अपना मामला दुरुस्त नहीं करती, अदलिया के सामने जाकर रोती है कि हमें सियासतदान तंग करते हैं, हमें काम नहीं करने देते, और सियासतदानों के सामने जाकर होती है कि हमें अदलिया काम नहीं करने देती है, हमें रोज बुलाया होता है। तो ये बहाना जो है ना, ये मेरा ख्याल है चलने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है इनकॉम्पिटेंट हो चुकी हुई है, पोलिटिसाइज्ड हो चुकी हुई है, और उसको कम से कम इस वक्त अपने आप को देख लेना चाहिए। वरना होगा क्या, होगा ये कि जब वो अदलिया के सामने पेश होंगे तो कोई पॉलिटिशियन उन्हें बचाने नहीं आएगा, और जब वो पॉलिटिशियंस के कहने के ऊपर कोई काम करेंगे तो फिर उन्हें अदलिया बचाने नहीं आएगी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। और बात नाजी साहब की बहुत सही है कि बुनियादी तौर पर इंसाफ करता है SHO, इंसाफ करता है DC, इंसाफ करता है सेक्रेटरी। अदलिया का काम होता है जहां मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो वहां इंटरवीन करे कि यहां तुम रोक दो, और यही होता है। कैसे उसी वक्त अदलिया के पास जाते हैं कि जब कहीं इंसाफ नहीं हो रहा होता, जहां कहीं मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा होता है वहां रोकते हैं। तो सुओ मोटो के जरिए करे या किसी और तरीके से जरिए। और एक और चीज मैं बताऊं, सुओ मोटो के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोगों का वकला तबके से अदम एतमाद। बुनियादी तौर पर इसके सबसे बड़े मुखालिफ सुओ मोटो के वकील हैं, आम आदमी नहीं है। आप आज वोटिंग करा दें, सिर्फ वकीलों के अंदर आपको मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि वकीलों को एक प्रोसीजरल मामले के अंदर बड़ी एक लैक्सिटी मिल जाती है, एक अदालत से दूसरे से तीसरे। बहुत बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान, क्योंकि वक्त की कमी है। ये कहा नज़ीर नाजी साहब ने कि आगे चलकर वो देखते हैं सिविल मिलिट्री और सिविल जुडिशरी जो रिलेशनशिप है वो अभी आगे चलकर ये फैसला होगा कि मामलात किस सिमत जाते हैं। जबकि औरिया मकबूल जान का ये कहना था कि इंतज़ामिया खुद अपने आप को दुरुस्त नहीं करती, वो अदालत के सामने जाके वावेला करती है कि उन्हें ये सारे काम सियासतदान करने पर मजबूर कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मारूफ सहाफ़ी अहमद रशीद से तालिबान की इस स्टेटमेंट पर कि ये चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को कि वो भारतीय क्रिकेटर तेंदुलकर की अच्छी क्रिकेट की तारीफ करने की बजाय मिसबाह-उल हक की तारीफ करें। भले वो बुरा खेल पेश करें लेकिन फिर भी उन्हें शेर बनाकर पेश करें। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। तालिबान अगरचे पाकिस्तान के निज़ाम को गैर इस्लामी कहते हैं, और उनका कहना है कि उनकी स्ट्रगल का एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज हो। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात में स्टेटमेंट्स के जरिए भरपूर अंदाज में शिरकत करते हैं। अभी जो उनकी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को मुखातब करते हुए ये कहा है कि अगर भारतीय बैट्समैन तेंदुलकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करें तो भी वो उसके बारे में खबरें ना दें, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह-उल हक अगर बुरा खेल भी पेश करें तो भी उनको शेर बनाकर पेश करें। इससे पहले भी तालिबान मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। एक तरफ तो वो हार्ट्स एंड माइंड्स लोगों के विन करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं गुज़श्ता चंद माह से, लेकिन दूसरी जानब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं
उनकी इंस्टॉलेशंस पर उनके हमले जारी हैं। पाकिस्तान फोर्सेस के जवान उनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी थी और यह कहा गया था कि जो ग्रुप्स उनके नाम पर भत्ता लेते हैं वो लेना बंद कर दें, और इसके साथ साथ ये भी कहा तालिबान ने कि जो पब्लिक मकामात पर जो धमाके हो रहे हैं उसमें तालिबान का कोई हिस्सा नहीं। क्या पैगाम देने की वो कोशिश कर रहे हैं? उनका ये जो नैरेटिव है ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है, और क्या हमारी हुकूमत, हमारी सोसाइटी इस नैरेटिव को आगे से जवाब देने के लिए, समझने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? आज गुफ्तगू करेंगे मारूफ सहाफ़ी अहमद रशीद से, जो तालिबान को बहुत अरसे से जानते हैं और उनकी शोहरा आफाक किताब तालिबान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, ये अब तो ऐसा एक चीज़ तो जो उनका लेटेस्ट बयान है उससे ये चीज़ तो सामने आई कि भले वो पहाड़ों में रहते हैं, गारों में रहते हैं, लेकिन क्रिकेट ज़रूर देखते हैं। जी हाँ, वो क्रिकेट ज़रूर देखते हैं, मगर ये बड़ी अजीब और बतीतुकी पैगाम है। इसलिए तालिबान ने सब स्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने तो पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स को बंद कर दिया था 6 साल के लिए, और पाकिस्तानी तालिबान भी स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ है और वो कोई स्पोर्ट्स का इजाज़त नहीं मानते हैं फाटा में। और दूसरी बात मेरे ख्याल में ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के हमदर्द हो, इंडिया के ख़िलाफ़ बात करें, मुल्क के हमदर्द हो, अपने आप को दिखाएं कि हम बड़े पेट्रियट हैं। मगर असल जो बात है मेरे ख्याल में ये है कि तालिबान के हमले बिल्कुल मेरे ख्याल में होंगे। हकीमुल्लाह के मरने के बदला वो बिल्कुल लेंगे, और उनके अटैक्स तो अभी भी हो रहे हैं फ़ौज और उनके ऊपर, मगर मेरे ख्याल में और वसी अटैक्स होंगे, सुइसाइड अटैक्स होंगे मुल्क में। और ऐसे जो रिमार्क्स हैं ये बिल्कुल लोगों को सुलाने के लिए, या लोगों को ज़रा जो लोग चौकन्ना है, जो पुलिस और फ़ौज चौकन्ना है, उनको ज़रा उनको सुलाने के लिए कि आइंदा जो अटैक्स होंगी ये इतना उनके ऊपर तवज्जो नहीं दें। अच्छा रशीद साहब, एक चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया पर जिस अंदाज में बात पेश की जा रही है वो तर्जमान को तालिबान को एक पॉलिटिकल फोर्स समझते हैं, और ये एक आम फहम अब गुफ्तगू हो गई है कि तालिबान जो हैं वो अमेरिका की मुखालफत में हैं, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सपोर्ट है उसमें इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ में। आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये उनकी ताकत की बरस नहीं है, ये जो रियासत है और गवर्नमेंट है उसकी कमज़ोरी के बरक्स हो रही है। अब मसला ये है कि जब तक गवर्नमेंट एक कैंपेन शुरू नहीं करे, एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाए कि वो कैसे मुकाबला करेंगे तालिबान के, और ये जो बात चल रही है कि तालिबान तैयार हैं बातचीत के लिए, जब तालिबान ने कोई ऐसा इशारा नहीं किया है, वो अभी तक हमले कर रहे हैं। जब तक सरकार अपनी एक नैरेटिव नहीं बनाए और काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगी, ढंग की नहीं बनाएगी, तो मेरे ख्याल में तालिबान की जो प्रोपेगेंडा है वो और भी लोग सुनेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहद नुकसानदेह चीज़ है, और ये रियासत की कमज़ोरी दिखाती है। जब पाकिस्तान के पास 6 लाख का फ़ौज है और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और सारा कुछ है, तो और फिर इतनी कमज़ोरी जब रियासत दिखाती है तालिबान के आगे पेश, तो फिर जाहिर है कि यूथफुल तबका जो है, जो यंग पीपल हैं, वो और भी तालिबान को तवज्जो देंगे जो पहले से। रशीद साहब, जो खबरें आ रही हैं, जो लोगों से गुफ्तगू हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड, मेरी भी बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई, उसमें एक बात जो समझ में आई कि पाकिस्तान की मिलिट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक्शन लेना चाह रहे थे या लेना चाह रहे हैं तालिबान के खिलाफ, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, यानी बड़ी मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, वो रिकन्सिलिएशन चाहती है, तालिबान से बातचीत करना चाहती है। तो इन हालात में आप समझते हैं कि ऐसा नैरेटिव आ सकता है जिसमें तालिबान की जो असल जो सिचुएशन है उसको एक्सपोज किया जा सके? देखिए जी, ये हुकूमत ने ये पहली गलती तो इन्होंने ये किया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ वो कैचअप प्ले करें। मतलब ये है कि अगर इमरान खान कहे बातचीत करें तो नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं बातचीत करें।
अब बात यह है कि नवाज शरीफ वजीर आज़म है, इमरान खान वजीर आज़म नहीं है। इलेक्शन नवाज शरीफ ने जीता है और अब जो इमरान खान की तहरीक पार्टी जो हरकतें कर रहे हैं सूबा केपी में, तो ये फॉरेन पॉलिसी तो एक सूबाई हुकूमत नहीं चला सकती है। रोड बंद करना, ट्रैफिक बंद करना और CIA को एक्सपोज करना, डिप्लोमेट्स को ऐसे एक्सपोज करना, ये सरकार का काम है, ये सूबाई हुकूमत का काम नहीं है। और फिर भी नवाज शरीफ साहब ने कोई इसकी तनकीद नहीं की है और अभी तक वो हुकूमत जो है वो चुप बैठी है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जब तक आपका एक मुकम्मल काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वज़ीर आज़म को एडवाइस दे, जो ये एक दफ्तर से जिधर फ़ौज और सिविल और पुलिस और इंटेलिजेंस सब मिल के बैठ के एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाती है, तो हम माफ़ करें मगर हम ऐसे ही ड्रिफ्ट करेंगे जैसे समंदर में आदमी ड्रिफ्ट करता है किश्ती में और कोई उसके पास पावर नहीं है। हम हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर लग रही है तालिबान के मुकाबले में। रशीद साहब, ये बयान कीजिएगा कि इस वक्त क्योंकि नए आर्मी चीफ ने आज अपनी कमांड संभाली है और प्रेस में ये भी आया है, हेरल्ड ट्रिब्यून में मैं देख रहा था उनको एक मॉडरेट जनरल कहा जा रहा है। इस वक्त जो तब्दीली हुई है, अब क्या आप देखते हैं, दुनिया क्या तवक्को कर रही है जनरल राहील शरीफ साहब से कि तालिबान के साथ और जो दूसरी तमाम सिचुएशन है दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तानी फ़ौज कंटिन्यू करेगी माजी की पॉलिसीज़ या इसमें आप समझते हैं कि कोई शिफ्ट आएगा? देखिए जी, माजी का पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो सकता है, इसी वजह से कि जो तालिबान और भी ताकतवर हो रहे हैं और उनका प्रोपेगेंडा और भी कामयाब हो रहा है। माजी की जो पॉलिसी थी और माजी की पॉलिसी यही थी कि भाई कोई बड़ा हमला नॉर्थ वज़ीरिस्तान में नहीं करना है और ये तालिबान के ख़िलाफ़ लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी चले। मेरे ख्याल में ये अब नहीं चल सकती है। इसके चंद महीनों में ज़रूर फ़ौज और हुकूमत ने कुछ अहम फैसले करने होंगे तालिबान के ख़िलाफ़ के जाने के ख़िलाफ़ के लिए। और ज़ाहिर है अब नया कमांडर इन चीफ जो है उसने पहले तो पूरा अपना वो ओहदा संभालना है और अपनी जो टीम बनानी है GHQ में, अपने को कमांडर से सलाह करना है, शायद उनमें भी रीशफल हो, नया आदमी अपने लोगों को लाएगा आगे, तो ये सारा कुछ वक्त तो लगेगा। मगर मेरे ख्याल में हुकूमत के पास, फ़ौज के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क को सही रास्ते पे ले जाना है, इक़्तिसादी हालात को बेहतर करना है, तो फिर हमने पहले ये टेररिज्म का जो मसला है इसका एक हल निकालना है। और ये एक हमले में नहीं होगा, एक साल में भी नहीं होगा, ये शायद बहुत सालों तक ये जद्दोजहद मुल्क और रियासत ने करनी होगी और उसकी हमको तैयारी करनी चाहिए, लोगों को उसके लिए तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया जो कह रहे थे कि वक्त कम है, इतना ज़्यादा वक्त नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के पास पाकिस्तान को बचाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए डिसाइसिव कदम उठाने होंगे और यही पूरी दुनिया इस वक्त तवक्को कर रही है और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी यही बेहतर रहा है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।